मैं देखिए जब भी कोई बात होती है तो मेरा मन पानी पर चर्चा करने से अपने को रोक नहीं पाता है। मेरे जीवन का बड़ा भाग पानी को समर्पित है। मिशन कल के लिए जल अभियान हमने प्रयागराज से शुरू किया था। वैसे मैं इसकी स्थापना मिशन कल के लिए जल अभियान की शुरुआत 2004 में किया। बीच में मैं सरकारी सेवा में आया तो मेरा अभियान थोड़ा सुस्त चलता रहा। इसमें स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी जो पूरी के शंकराचार्य हैं, उनके आशीर्वाद से 2010 में मैंने प्रयाग से दिल्ली पदयात्रा किया था। 38 दिवसीय हमारी पदयात्रा यमुना के तट से गुजरी थी और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से मेरी लंबी चर्चा हुई। मैं यहाँ मिशन कल के लिए जल अभियान की कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। उस अभियान की 3 मूलभूत बातें हैं। कुल वर्षा की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। कुल वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए आपको क्या करना है? हरित आवरण और जल आवरण बढ़ाना है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया अष्ट वृक्ष रोपण अभियान। उसमें 8 पेड़ है, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, नीम, इमली, महुआ। ये दीर्घायु पेड़ है, बड़े पेड़ है, ये खूब छाया भी करते हैं, पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं, रोग व्याधियों से मुक्त है, जमीन का भी संरक्षण करते हैं, वर्षा जल का भी संरक्षण करते हैं। इन 8 पेड़ों को बढ़ाया जाए। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे सुझाव को मानते हुए इन पेड़ों के वृक्षारोपण को आगे बढ़ाया है। इस तरह से हरित आवरण बढ़ाना, जल आवरण बढ़ाने के लिए नदियों को जीवंत करना, छोटी छोटी नदियां जो मर रही हैं उनको बचाना और तालाबों को जिंदा करना। जैसा हम सभी जानते हैं कि श्रृंगवेरपुर एक शहर है जो किसी जमाने में भगवान राम और निषाद राज के संवाद के रूप में जाना जाता है। प्रयागराज के पास वहां एक विशाल तालाब उत्खनन में पाया गया। तालाब हमारी संस्कृति का अंग है। वैसे तो हमारी नदियां हमारे साथ चलती रहती है। मैं कई बार बोलता हूं कि नदियां जीवंत प्याऊ है। नदियां वो प्याऊ है जो चलकर आकर आपको पानी पिलाती है। लेकिन तालाब वो प्याऊ है जो स्थिर है, आप जाओगे तो वहां आपको पानी मिलेगा। मित्रों, तो इस तरह से कुल वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए हरित आवरण बढ़ाना और जल आवरण बढ़ाना, माने नदियों और तालाबों का क्षेत्रफल बढ़ा करके कुल वर्षा की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये हरित आवरण जल आवरण से ज्यादा बादल बनेगा। जब ज्यादा बादल बनेगा तो ज्यादा बारिश होगी। दूसरी चीज, जो पानी आपका धरती पर गिर गया है उस पानी को वहीं पर रोकना। अंग्रेजी में एक शब्द है, एक वर्ड है, इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग। पानी जहां गिरे वहीं रोकिए आप। और पानी जहां गिरता है जब वहीं रोकेंगे तो वहां का भूमिगत जल समृद्ध होगा। मैं जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली आगे आने वाले 50 वर्षों बाद ये भारत की राजधानी शायद न हो। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में मिट्टी समाप्त हो रही है, जिस तरह से दिल्ली में हरियाली खत्म हो रही है, जिस तरह से दिल्ली का पानी बह करके कहीं और चला जा रहा है, उस परिस्थितियों में जब दिल्ली की जमीन के नीचे पानी नहीं होगा तो दिल्ली में कोई सभ्यता, कोई शहर, कोई कॉलोनी क्यों बनाएगा कोई? तो राष्ट्रपति भवन भी बदलेगा, संसद भी बदलेगी, लेकिन यह तब होगा अगर हम अपने आचरण में बदलाव नहीं करते। लेकिन मुझे खुशी है कि आज नमामि गंगे योजना के माध्यम से कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। नदियों के दिन बहुर रहे हैं। नदियां भी अपने उज्जवल दिन के इंतजार में वर्षों से बैठी थी। आज उन्हें मोदी के रूप में एक बेटा मिला है जो माँ गंगा के आंसू पोंछ रहा है। मित्रों, जो तीसरी बात मुझे कहना है, पहली बात तो मैंने कहा कि कुल वर्षा का मात्रा बढ़ाने के लिए हरित आवरण, जलावरण बढ़ाना, उससे ज्यादा बादल बनेगा, ज्यादा पानी गिरेगा, जो पानी जहां गिर गया उसको वहीं रोकना। और तीसरा काम आपको करना है कि पानी का मितव्ययी उपयोग करना। पानी का उपयोग कम से कम करिए। क्योंकि ये जो पानी है ना, ये आप पे आगे आने वाली पीढ़ी का भी है। कल के लिए जल, ये जो जल है ये कल की सभ्यता, कल को बचाए रखने के लिए जरूरी है। और सच्चाई तो यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो अनाप शनाप विदोहन हो रहा है, ये हम आगे आने वाली पीढ़ी का हिस्सा खा रहे हैं। हम आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके हिस्से का पानी हम आज ही पी जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि जो यमुना दिल्ली में बहती थी हमारे पिताजी के जमाने में, आज वो वहां नहीं बह रही है। जो गंगा प्रयागराज में बहती थी हमारे पिताजी के जमाने में, वो आज नहीं है। जो गोमती लखनऊ में किसी जमाने में हुआ करती थी, आज वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पीढ़ी अंतराल पैदा हो रहा है। आज जो नदियां हमारे पास है, आज जैसे जंगल हमारे पास है, आज जैसी मिट्टी हमारे पास है, वैसी शायद कल हमारे बच्चों के पास न हो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन जिस रूप में मेरे पिताजी ने मुझे दिया, कम से कम अगर उसमें हम कोई इनरिचमेंट नहीं करते, कोई समृद्धिकरण नहीं करते, उस रूप में हम अगली पीढ़ी को अंतरित करते हैं। मित्रों, मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जब आप टिकाऊ विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि ये सृष्टि की रचना पंच तत्वों से हुआ है। हरित धरती आश्रम प्रयागराज में है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वह आश्रम पंच तत्वों की रक्षा पर ही काम करता है। छित जल पावक गगन समीरा। अगर मिट्टी ही बीमार हो जाए, पानी ही दुखी हो जाए, हवाएं दूषित हो जाए, आकाश भी भ्रमित हो जाए और सूर्य भी घबराने लगे, तो आप बताइए ये जीवन कैसे चलेगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? ये मानवता कैसे सुरक्षित होगी?
प्राकृतिक विविधता भी खतरे में है, तमाम जीव विलुप्त हो रहे हैं। रेड बुक की जो किताब है उसमें पन्ने पढ़ते जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मिट्टी को बचाने के लिए आगे आइए। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक उर्वरकों को बढ़ाना पड़ेगा, जैविक कृषि की ओर बढ़ना पड़ेगा, प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ना पड़ेगा, ऋषि कृषि की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि 1940 के पहले इस देश में कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं होता। ये रसायनों का जो कुल इतिहास है ये 80 सालों का है। 80 सालों में रसायनों ने हमारे जीवन संस्कृति को इस तरह से कैप्चर कर लिया कि आज भरोसा ही नहीं होता कि हम जो है गोबर की खाद से, कंपोस्ट की खाद से भी खेती कर सकते हैं। जबकि मैगस्थनीज लिखता है कि भारत में कहीं अकाल नहीं पड़ा, भारत में कहीं भूखमरी का संकट नहीं था, भारत की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। ये सच्चाई है। इसलिए पंचतत्वों की रक्षा के लिए आप मिट्टी के लिए काम करिए। जिस तरह से हवा आपकी बीमार हो रही, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मद्रास हो, चाहे मुंबई हो, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और हवा एक ही तरीके से सही हो सकती है कि आपको पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, नीम, इमली, महुआ लगाना होगा। मैं ये कहता हूं कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, अच्छा पैसा दे करके, अच्छे अस्पताल में बीमार का इलाज करा सकते हो, लेकिन आप ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए एक पेड़ लगाने के लिए क्यों घबराते हैं? हम अपनी सांस लेने के लिए एक पेड़ लगाएं, यह संकल्प हमें लेना चाहिए। मैंने उसमें लोगों को विकल्प दिया है कि अगर आपके पास पेड़ लगाने का जगह नहीं है तो आप किसी पेड़ को गोद ले लीजिए। कोई उपेक्षित पेड़ है जो कहीं अकेले पड़ा है, वीरान में पड़ा है, आप उसको गोद ले लीजिए, आप उसकी रक्षा का व्रत लीजिए, आप उसको पानी देने का संकल्प लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारत की मिट्टी, भारत की हरियाली बढ़ती है। देखिए विषय लंबा है, मैं कई घंटे बोल सकता हूँ और मुझे मजा आता है जब आप जैसे सुविज्ञ पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं। मैं लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं अभिषेक जी को और इस पूरी इसरा संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने मन की व्यथा को, अपनी पीड़ा को, जिस तरह से वर्तमान में मोदी और योगी सरकार इस देश की तस्वीर को बदल रही है, श्रेष्ठ यूपी और श्रेष्ठ भारत खड़ा हो रहा है। श्रेष्ठ यूपी और श्रेष्ठ भारत के सपने को आंखों में सजोए हुए वर्षों से जो जनता इंतजार कर रही थी, आज वो सपने साकार हो रहे हैं। कई बार लोग व्यंग कसते हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं, वो जनता के, मैं लोगों को कहता हूं कि मोदी एक ऐसे लोकप्रिय नेता है जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। वो लोगों के मन की बात करते हैं, लोगों के आंखों में जो सपने हैं, एक दिव्यांग के आंख में जो सपने हैं, एक किसान के आंख में जो सपने हैं, एक महिला के आंख में जो सपने हैं, एक मजदूर के आंख में जो सपने हैं, उस सपने को जमीन में उतारने के लिए देश का मजबूत प्रधानमंत्री खड़ा है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ खड़ा है, ईमानदारी के साथ खड़ा है, 16 घंटे 18 घंटे काम करते हुए खड़ा है। और मुझे खुशी होती है कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी वैसे ही सद्गुणों से अभिसिंचित है। मां गंगा की कृपा है इन दोनों पर। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से श्रेष्ठ यूपी खड़ा हो रहा है, वह दिन दूर नहीं कि जो श्रेष्ठ भारत की गाड़ी दौड़ पड़ेगी। मैं यहाँ एक बात जोड़ते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आप 2 इंजन की सरकार की बात करते हैं, मैं एक तीसरे इंजन की भी चर्चा करता हूं। तीसरा इंजन है विपक्ष का इंजन। अगर इस देश में रचनात्मक विपक्ष हो, इस देश में सकारात्मक विपक्ष हो, इस देश में लोगों की पीड़ा को दूर करने वाला विपक्ष हो, इस देश में सत्यता और ईमानदारी के साथ खड़ा होने वाला विपक्ष हो, इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं पोषण और करने वाला हो, तो शायद ये लोक कल्याणकारी योजनाओं की जो हमारी रेल है इसकी रफ्तार और बढ़ जाए। और ये तीसरा इंजन अगर विपक्ष का लग जाए तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि जो श्रेष्ठ भारत की गाड़ी है, जिसको 2025 24-25 का एक लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं और शीघ्र ही अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। विषय बहुत लंबा है, बातें बहुत हैं, लेकिन समय सीमित है। मैं इस कार्यक्रम में इसके आयोजक को के प्रति एक सम्मान प्रकट करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। इसके पहले मैं 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि देखिए, कोई भी समाधान संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई समाधान आता है तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसको इंगित करिए और उसको दूर करने का प्रयास सरकारें करती रहती हैं। उस योजना का रिवाइज एडिशन आता है, दूसरी योजना आती है, उसमें कमियां दूर होती है। इसलिए एक नागरिक समूह के रूप में, नागरिक संगठन के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में, एनजीओ के रूप में, ट्रस्ट के रूप में आपकी भूमिका ये है, सरकार बनी हुई योजना है, जमीन पर उतरे, उसमें आप अपना योगदान करिए और नई योजनाएं जो बन सके उसके लिए आप अपना फीडबैक दीजिए और वर्तमान योजनाओं में अगर कोई कमियां हैं तो वो भी बताइए ताकि उसको ऊपर लाया जा सके और उसको दूर किया जा सके। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।